बेनीवाल राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने की कई कोशिशें कर चुके हैं। अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्हें मालूम है कैसे चर्चा में बने रहना है। अब वो मुख्यमंत्री के घर जा रहे हैं, यानी भरतपुर में जाकर हुंकार भर रहे हैं। ये जाट आरक्षण संघर्ष समिति है, जिसका ये आंदोलन पिछले लंबे समय से कई सालों से चल रहा है। मुद्दा है धौलपुर और भरतपुर के जाटों को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का। और अब इस मुद्दे की आवाज बन रहे हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल भरतपुर जाकर इस मामले में, जो भरतपुर भी इसमें शामिल है, जहां पर पहुंचकर वो जाटों की आवाज को एक पहचान नई देने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जब निकलते हैं तो साथ में काफी बड़ी भीड़ लवाजमा उनके साथ होता है, और उससे ज्यादा उनके साथ सोशल इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, सोशल मीडिया की टीम भी होती है। इसलिए वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्हें मालूम है कि जनता के बीच जाना है तो क्या करना है। वो एक अलग बात है कि अभी विधानसभा में उनकी स्थिति कोई अच्छी नहीं है आरएलपी की, और संसद में भी वो देश में अकेले सांसद के रूप में मौजूद हैं। ऐसे में वो भी समर्थन के साथ, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया तब वो वहां पहुंच पाए। उससे पहले बीजेपी के समर्थन से जुटे। अकेले अपने दम पर आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल राजस्थान में भले ही राजनीतिक दलों के वोट तोड़ने का काम करते हो, लेकिन अभी कोई ऐसी ताकत नहीं बन पाए हैं जिससे कि बीजेपी या कांग्रेस को कोई चुनौती दे सके। लेकिन हाँ, उनकी एग्जिस्टेंस मायने रखती है। और इसलिए भरतपुर में हनुमान बेनीवाल जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, वहां पर क्या है, ये सब एक मुद्दा है। हमारे खास मेहमानों के साथ आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि जाट समुदाय जिस आरक्षण की मांग कर रहा है, उसमें क्या हनुमान बेनीवाल उनकी कोई मदद कर पाएंगे, या यूं कहें हनुमान बेनीवाल जाट समाज को उसका ये हक दिला पाएंगे। हमारे साथ सुरेश थोलिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, राजीव तिवारी जी, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं। मैं थोलिया जी शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है भरतपुर, जहां पर आज हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। चुनाव, ये कहा जा रहा है जाट समाज की तरफ से, हनुमान बेनीवाल ही नहीं, वहां पर जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लोग हैं, कि चुनाव चाहे पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, इस बार उनकी मांग नहीं मानी गई तो चेतावनी है ये, तैयार रहें चुनौती के लिए। आप तैयार हैं? इस मुद्दे को ऐसे देखना चाहिए। पहली बात तो कि जाटों को जो आरक्षण देने का काम करा वो अटल बिहारी वाजपेयी ने करा 1999 का, 1999 में, यानी बीजेपी है जिसने ये कार्य करा। दूसरी बात है कि भरतपुर और जो धौलपुर वाला एरिया है ये रियासती क्षेत्र होने के कारण से शामिल नहीं हो पाया, लेकिन 2017 में वसुंधरा जी ने उसे राज्य के स्तर पर शामिल करा। ये केवल राजस्थान से जुड़ा मामला नहीं है, भरतपुर और धौलपुर से, ये 8 से 9 स्टेट से जुड़ा हुआ मामला है, और उससे जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, एक साथ लंबित है। केवल राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिले का सोल्यूशन नहीं हो सकता। सारे जाट समुदाय का हरियाणा, पंजाब, आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सबको शामिल करके ही कोई समाधान निकाला जा सकता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनीवाद है 1992 में, उसका हवाला देकर के इसे निरस्त कर दिया। इंदिरा साहनीवाद ये कहता है कि यदि किसी भी पक्ष को आरक्षण देना है तो उस मामले में आपको पहले उसके आर्थिक और सामाजिक आंकड़े और उस समाज का प्रतिनिधित्व सेवाओं में है या नहीं है, इसको ध्यान में रख करके ही आप रिजर्वेशन दे सकते हो। क्योंकि ये डाटा कांग्रेस ने लाभ लेने के लिए ये अधिसूचना जारी करी, ये आंकड़े कोर्ट के सामने नहीं रखे, इस कारण से ये निरस्त हो गया। और बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटिशंस वगैरह लगी है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं ठहरी। ये तब तक मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, और सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्पष्ट निर्देश है कि केवल राजनीतिक दबाव से ये चीज नहीं हो सकती, आपको उसके आंकड़े रखने पड़ेंगे। तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, सरकार ने ओबीसी आयोग के सामने अपनी पक्ष रखा है, और ओबीसी आयोग इसके संबंध में आंकड़े जुटा रहा है। नए आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में रखने होंगे, यानी सरकार मजबूती से आयोग और कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख रही है, और सरकार इसका समर्थन कर रही है। अब बात रही हनुमान बेनीवाल जी की, यानी सरकार चाहती है, मैं वापस आऊंगी आपके पास सुरेश जी, सरकार चाहती है कि आरक्षण दिया जाए जाटों को। पूरे देश के जितने भी ये जिले हैं जो कि
रियासत या कोई दूसरे कारण से इससे वंचित किए गए हैं, उनको तथ्यात्मक स्थिति के बाद इस पर, क्योंकि मामला कोर्ट में भी चल रहा है। राकेश वशिष्ठ जी, भरतपुर में माहौल क्या है? किस तरह के लोग कितनी संख्या में इकट्ठे हैं? कितने मर्जी से आए हुए हैं? कितने लाए गए हैं? क्या है वहां पर? क्या रिपोर्ट आ रही है? मैं दो तीन पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर सारी स्थिति आपकी क्लियर हो जाएगी कि भरतपुर में जाटों के बहुत बहुत बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन जाट कम्युनिटी पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो बिश्वेंद्र सिंह जी का है। आपके 1987 से लेकर के आज की स्थिति तक को 19-20 का कोई अंतर पड़ा, उनके सामने नटवर सिंह जी की राजनीति नहीं चल पाई, उनको फेल होना पड़ा। ये वही स्थिति आज की स्थिति में चल रही है। अब वो पारिवारिक कारणों के कारण थोड़ा ये हो सकता है कि नहीं कर पा रहे हों, लेकिन बिश्वेंद्र सिंह जब भी चाहते थे तभी वो भीड़ एकजुट होती थी, इकट्ठा होती थी और आंदोलन गति पकड़ता था। अब अपने बेनीवाल साहब के जो नुमाइंदे हैं वो नैन सिंह फौजदार करके हैं, नगर क्षेत्र से 3-4 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, और वो कभी एक बार समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़े हैं, भाजपा में भी रहे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था और उनको आपके भीम आर्मी ने उसको समर्थन दिया था। अब इन्होंने दिखावा तौर पर तो ये लग रहा था कि बिश्वेंद्र सिंह जी का इनको समर्थन है, और हारे थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। हमेशा ये स्थिति रहती है उनकी 15,000-17,000 वोटों के आसपास ही आती है, क्योंकि जो जाट कम्युनिटी की वोट हैं, कुछ ऐसे वोट हैं। अब स्थिति ये हुई कि अभी पिछले दिनों डेढ़ साल एक पहले एक कार्यक्रम था, क्या नाम था, जनुसर गांव के, वहाँ एक बड़ी मीटिंग थी जिसमें विश्वेंद्र सिंह जी भी गए थे, अपने ये जवाहर सिंह बेडम भी गए थे, और ये भी गए थे श्रीमान जी नैन सिंह फौजदार। वहाँ जवाहर सिंह मैडम ने ये रहस्योद्घाटन किया कि इस चुनाव के दौरान मैं जो चुनाव जीता हूँ, महाराजा साहब कहते हैं, महाराजा साहब की वजह से जीता हूँ। उन्होंने मुझे खुलकर समर्थन किया और मुझे जाट वोटों का समर्थन मिला, और इस कारण मैं चुनाव जीत पाया। तो अब नैन सिंह फौजदार के पास और कोई जरिया था नहीं किस नेतृत्व को पकड़े, तो वो धीरे धीरे आपके नैन सिंह फौजदार के नजदीक आए। एक और नुमाइंदा है वहाँ योगेश चाहर का, बड़े ठेकेदार हैं, वो कभी महाराजा बिश्वेंद्र सिंह के बहुत बड़े नजदीकी हुआ करते थे, और उन्हीं के आधार पर उनका बड़ा काम हुआ था। उनकी नाराज पारिवारिक जो झगड़े हुए उसमें उनका योगेश चाहर का भी नाम आने लगा था। तो योगेश चाहर को जमीन में मिलाने का काम, मतलब जमीन धरातल पर लाने का बिश्वेंद्र सिंह जी ने किया। इवन स्थिति ये हो गई, आपके सुभाष गर्ग खुद मौके पर जाते थे और उनकी रोड्स का जो काम थे उनको वहां चेक करवाते थे, वो फेल होने थे, और वो ठेकेदारी उनकी सारी कर दी। तो जो यहाँ के जो आयोजन करता है मुख्य रूप से ये दो ही है। अब हालत ये थी कि जब तक बेनीवाल साहब नहीं आए, शाम को करीब 3-4 बजे करीब आए, 4 बजे करीब आए, उससे पहले वहां से तरह तरह के भीड़ नहीं थी। वहां अनाउंसमेंट इस तरह के हो रहे थे कि पुलिस ने हमारी भीड़ को रोक रखा है, आपके कुमेर रोड पर भीड़ को रोक रखा है, हमारी गाड़ियों को रोक रखा है, हमारे इधर से आने नहीं दे रहे, इसलिए भीड़ जुट नहीं पा रही थी, और टेंट लगभग थोड़ा बहुत ही भरा हुआ था, भरा नहीं था। लेकिन बेनीवाल के आने के बाद उनके साथ काफी लंबा लवाजमा आया और ये भीड़ भाड़ तो हो आ गई। अब स्थिति एक और बड़ी विचित्र देखने को मिली, जो भाजपा के बड़े नेता भरतपुर में बेनीवाल के आने का विरोध कर रहे थे, चाहे वो शैलेश सिंह हो कुमेर के विधायक, चाहे वो जगत सिंह हो नदवे के विधायक, बीजेपी के विधायक है दोनों, ये अब तक उनका विरोध था। और आज तक उन्होंने अखबार में विज्ञापन जाकर ये जाहिर किया कि हम जाट आंदोलन उसके साथ खिलाफ हैं, लेकिन भारी नेतृत्व को हमको स्वीकार नहीं है। ये मंच पर मौजूद दिखे। नैन सिंह फौजदार ने इनको नाम लेकर के संबोधित करते हुए कहा कि अब इनका बेनीवाल साहब का साफा बांध करके ये दोनों नेता स्वागत करेंगे। दोनों नेता साफा लेकर के आगे बढ़े, और तो बेनीवाल ने कुछ आनाकानी की अनिच्छा जाहिर की और साफा पहनने से इनकार कर दिया, और ये फिर नैन सिंह फौजदार ने ही उनको साफा बांधा। तो वो आपसे कटुता तो है, लेकिन ये बात निश्चित है कि भारी व्यक्ति का यहाँ की जाट राजनीति में पैर जमाना बड़ा मुश्किल है, और क्योंकि यहाँ खुद के बड़े नेता बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही, बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसको मैं आगे बढ़ाती हूँ। राकेश जी आपके पास वापस आऊंगी। राजीव तिवारी जी,
हनुमान बेनीवाल अपने आप को अपने नागौर जिले से बाहर पूरे राजस्थान के नेता के रूप में स्थापित करने का पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। प्रयास तीसरा मोर्चा बनाने का भी उनका जारी है। आज तक उनको सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि राजस्थान के लोग बीजेपी और कांग्रेस से शिफ्ट होना ही नहीं चाहते हैं। ये एक मेच्योर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड भी है यहाँ की जनता का, और दूसरा ये भी है कि प्रयोग नहीं करना पसंद है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल भरतपुर जाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भरतपुर जो संदेश देना चाहते थे वो संदेश दे ही नहीं पाए। और जो बेनीवाल जी की साथ प्रॉब्लम है वो ये है कि वो अवसरवादी नेता हो गए हैं। जहां वो देखते हैं कि यहाँ कुछ अपनी गोटी बैठ सकती है वो वहीं पहुंच जाते हैं। अभी बीच में जो उपचुनाव हुआ था कोटा जिले में, उसमें वो निर्दलीय के समर्थन में पहुंच गए थे। अब ये जाटों की राजनीति लेके पहुंच गए हैं। अब और भरतपुर में तो स्थानीय नेता के अलावा दूसरा आज तक भी राकेश जी शुरू से वहां रहते हैं, जानते हैं, आज तक वहां कोई नेता आया ही नहीं है। बाहरी व्यक्ति आज तक कोई भरतपुर के जाटों ने स्वीकार ही नहीं किया है। वहां तो या तो राज परिवार के, चाहे वो मान सिंह हो, चाहे नटवर सिंह हो, चाहे अरुण सिंह हो, ब्रिजेंद्र सिंह हो। नटवर सिंह को स्वीकार नहीं किया। नटवर सिंह राज परिवार के नहीं थे। नहीं, राज परिवार नहीं थे, लेकिन राज परिवार लेकिन उनकी वाइफ तो पटियाला राज परिवार की थी। अब उनसे सरल भरतपुर से लेन देन नहीं था ना। भरतपुर सिंह जी सामने फेल हो गए। लेकिन वो मतलब अरुण सिंह हो गए, फिर ये विश्वेंद्र सिंह हो गए, ब्रजेंद्र सिंह इनके पिताजी हो गए, उससे पहले आजादी में बच्चू सिंह थे इनके चाचा। तो अलग अलग तरीके के जो भी वहां चला, तो राज परिवार का प्रभुत्व शुरू से वहां बना रहा। आज भी जगत सिंह राज परिवार नटवर सिंह के बेटे हैं, लेकिन नदबई से जीते हैं। तो वहां के जो जाट हैं वो वहां लोकल को ही प्रेफर करते हैं शुरू से। और आज बड़ा अखबारों में मैं देख रहा था कि साहब 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे, ये होंगे। वो नुमाइश मैदान में आ ही नहीं सकते इतने लोग। एक जमाने में नुमाइश मैदान बड़ा था, अब वो उसमें इतने चारों तरफ इतनी कॉलोनियां और वो बस गई है कि वहां जा ही नहीं सकता आदमी। 1 लाख क्या क्यों बशीर साहब, वहां पे अभी मुश्किल से 50,000 इकट्ठे नहीं हो सकते एक साथ। इतना बड़ा ही नहीं है वो नुमाइश मैदान। और चारों तरफ बाउंड्री हो गई, उसमें जगह जगह दुकानें, पांडाल भी छोटा था, सारे बन गए। तो वो अब वहां पे इतनी भीड़ की गुंजाइश ही नहीं है। उसको रखना था तो किसी और बाहर कोई मैदान में रखते। तो ये, और दूसरी चीज जो ये है कि जाटों के आरक्षण की बात करते हैं तो राज्य में तो मिला ही हुआ है ओबीसी में। उनको 2014-17 में मिल गया था वसुंधरा जी ने, पहले 2013 में मिला था, 14 में खत्म हो गया था, फिर 17 में मिल गया। तो अब वो केंद्र की लड़ाई है, ये केंद्र में इनको ओबीसी में शामिल करना चाहते हैं। तो केंद्र में केंद्र की लड़ाई है, तो आप फिर पूरे जितने भी जैसे 20-22 जिले पूरे देश में हैं जहां की रियासतकालीन जाटों को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। केंद्र में तो अभी कोई जाट को आरक्षण नहीं है। तो जब कोई चुनाव आ रहा होता है, जैसे पंचायत चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव आ रहे हैं, तो फिर सक्रिय हो गए कि सारा दबाव बना लो इसमें। तो ये सिर्फ दबाव की राजनीति है, कुछ होना जाना नहीं है। और अगर वाकई सीरियस है जाट, तो सबसे पहले ये नेता मंच से घोषणा करें कि हम, क्योंकि वेल ऑफ हो चुके हैं, हमारे सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं हम इस आरक्षण को अपने और अपने परिवार या रिश्तेदारों के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। बाकी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है जाट या जो वाकई जरूरतमंद है उनके लिए करें ना, क्या दिक्कत है। लेकिन इतना गट्स अगर हमारे राजनेताओं में होता, ये कोई मंच से नहीं बोलेगा, तो फिर इनको आरक्षण के बताइए। राजीव तिवारी जी, तब तो देश की तस्वीर अलग ही होती है। सब जुडिस मामला है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ, और ऐसे में हनुमान बेनीवाल ऐसे में हुंकार भर रहे हैं, तो उनकी हुंकार भरते रहे तमाम
भाई कोर्ट का फैसला आएगा जब तो सरकार भी कुछ करेगी। तो ऐसे में सुरेश थोलिया जी, वो जो अवसरवादी एटीट्यूड है हनुमान बेनीवाल का, जिसका राजीव तिवारी जी ने जिक्र किया, अभी वो आपकी तरफ नहीं है, अभी वो आपको आंख दिखा रहे हैं। तो ये अवसरवाद की तलाश भी हो सकती है क्या उनकी? कोई ऐसी भी बातें अंदर खाने भीतर खाने, कोई पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले आपको लगता है आपके पास ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है उनका? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो थोड़ा बहुत और काफी नुकसान जो हुआ है, उसमें एक सीट पे तो हनुमान बेनीवाल ने भी नुकसान किया ही है आपका। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हनुमान बेनीवाल जी की आवश्यकता नहीं है। वो अपने स्तर पर सक्षम है और उसका बड़ा संगठन है, वो अपने स्तर पर चुनाव लड़ेगी और किसी प्रकार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी आती नहीं। अब हनुमान बेनीवाल जी की अपन बात करें तो आप कह रहे कि राजस्थान के अंदर तीसरा मोर्चा, तो हनुमान बेनीवाल जी का पार्टी का कोई विचारधारा या उनका कोई विजन है तो आप ये बताओ। मैं कुछ बातें आपको स्पष्ट रूप से कहूंगा। कोई विजन या विचारधारा कोई बता सकता है कि ये है क्या, सिवाय अपने अवसरवाद? दूसरी बात कि इसके अलावा हनुमान बेनीवाल जी ने सबसे ज्यादा नुकसान किसका करा है? जाटों का करा है। एक भी जाट नेता को बड़ा बनने नहीं दिया है। जो भी जाट नेता आगे बढ़ेगा, सबसे ज्यादा गाली गलौज आज तक हनुमान बेनीवाल जी ने यदि करी है तो जाट नेताओं को करी। ज्योति मिर्धा का नाम ले लो, दिव्या मदेरणा जी का नाम ले लो, रिचपाल मिर्धा का नाम ले लो, सब सीआर चौधरी का नाम ले लो, सबसे ज्यादा गालियां वो जाटों को निकालते हैं। और युवाओं को जो गुमराह करने का काम है वो भी सबसे ज्यादा हनुमान बेनीवाल जी ने किया है। यदि आप देखोगे वेस्टर्न राजस्थान पूरा, तो उसके अंदर जो नशा ज्यादा फैल रहा है उसमें विशेष भूमिका है। मैं आपको बहुत बारीकी से ये बातें कह रहा हूँ। और दूसरी बात है कि सिर्फ इन जो हनुमान बेनीवाल जी कर रहे हैं, ऐसा एक भी कोई आंदोलन जो उन्होंने सक्सेसफुल हुआ हो या एक भी काम जो उन्होंने दूसरे समाज के लिए, राजस्थान के लिए भूल जाओ, जो जाट समाज के लिए हनुमान बेनीवाल जी ने एक भी काम किया हो तो आप कोई बता दो। वो सिर्फ फुअर भाषा यूज करते हैं, टपोरी लैंग्वेज यूज करते हैं और लोग जो युवा है उनको गुमराह करके कि भाई तुम जेल जाओगे, तुम नेता बन जाओगे, इस तरह की भाषा प्रयोग करके और युवाओं को भ्रमित करके अपने साथ कर लेते हैं। भला किसी का भी नहीं करते हैं इस आंदोलन को कि वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। एक दो दिन आते हैं हनुमान बेनीवाल जी, फिर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि वहां भीड़ है तो वहां अवसर पा करके हनुमान बेनीवाल साहब वहां पहुंचते हैं। भला हनुमान बेनीवाल साहब किसी का नहीं करते सिवाय खुद के अलावा, अपने भाई का भी भला नहीं करते। वो दूसरी बार में टिकट जो है अपनी पत्नी को दे देते हैं, तो किसी का भी भला नहीं करते, सिर्फ अपना भला करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी को बहुत बड़ा राजस्थान में बदलाव कर देंगे या जाटों का हित कर देंगे या जाटों का आरक्षण कर देंगे। और मैं कह रहा हूं नागौर के जाट हैं जो बड़े नेता हैं, वो भी हनुमान बेनीवाल जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते। हाँ, कुछ युवा है जिनको इन्होंने भ्रमित कर रखा है, कुछ समय बाद उनको समझ आ जाएगा तो राजनीतिक जो इनकी है आधार है वो समाप्त हो जाएगा। राकेश जी, बहुत चर्चा के दौरान एक बात तो साफ निकल कर आ रही है, वो ये कि भरतपुर जो है वो बाहरी लोगों को, चाहे वो जाट ही क्यों न हो, स्वीकार नहीं करता। वो एक अलग बात है कि भरतपुर से निकलकर सांगानेर से मुख्यमंत्री बन गए भजनलाल शर्मा। लेकिन बात ये है राकेश जी, वो जाट नहीं है, वो जाट नहीं है इसलिए आगे बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात ये कि हनुमान बेनीवाल अगर भरतपुर जाने की सोचते हैं तो उसकी कोई पृष्ठभूमि भी बनती है, उससे पहले उसकी कोई तैयारी भी होती है। तो भरतपुर में वो कौन लोग हैं जो हनुमान बेनीवाल को वहां तक लाने का काम कर रहे हैं? मैंने अभी बताया ना आपको, दो लोग हैं, अभिनंदन सिंह फौजदार और योगेश चाहर। योगेश चाहर विश्वेंद्र सिंह जी से पीड़ित है। मतलब विश्वेंद्र सिंह जी ने जो पहले नजदीक हुआ करते थे उनको एकदम जमीन पे ले आए हैं। आज कॉन्ट्रैक्टर से उनकी बहुत डाउन हो गई है। बहुत पहले बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे और जिनको विश्वेंद्र सिंह जी का हाथ था। दूसरे नैन सिंह फौजदार है। मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बता रहा हूँ मीना जी, भरतपुर के जाटों की, तो शायद किसी को पता नहीं। जो भरतपुर के जाट है ना, वो मानसिक रूप से अपने आप को सुपर मानते हैं और जो राजस्थान के जाटों को वो अपने समतुल्य मानते ही नहीं। और भरतपुर की जो जाटों की सामान्य जो रिश्तेदारियां हैं ना, आपके पश्चिम राजस्थान या जयपुर से ऊपर तो आपको 1% 2% देखने को मिलेगी। नहीं, ज्यादातर इनकी रिश्तेदारियां सारी यूपी साइड में या भरतपुर साइड में या इस साइड में हुई हैं और वो कभी भी इनको अपने बराबर का स्वीकार करने को मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। तो ऐसे में
हालांकि कुछ उनके समर्थक हो सकते हैं बेनीवाल जी, और कुछ विश्वेंद्र सिंह जी के जो विरोधी हुए हैं वो हो सकते हैं जो इनको सहयोग दें, लेकिन आम जो जाट है ना, आज भी कई लोग बोल रहे थे वहां कि भाई जाट आरक्षण के, जो मंच पे ही कह रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे कि हम जाट आरक्षण के पक्ष में हैं, पर बिना राजा के कछू ना, बिना, जब तक राजा नहीं चाहेगा, जो भरतों की लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, जब तक चाहेगा जब तक नहीं हो पाएगा। तो ये स्थिति है। तो बेनीपाल जी को यहाँ अपने पैर टिका पाना ही बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तो ज्यादा सक्रिय है नहीं, और जब अब एक दिक्कत ये आई अब की बार, अभी तो बिल्कुल ही नहीं आ पाते। विश्वेंद्र सिंह जी निकलते नहीं है घर से बाहर, और अगर वो एक बार भी, हालांकि उनको स्टेटमेंट दिए हैं, आपके लोगों को कहा भी है कि बाहर के आदमी हमारे स्वीकार नहीं है, अगर वो एक बार बाहर निकल जाते तो वो शायद इनकी ये जो सात सभा हुई है ना, इसको भी नहीं हो पाता। और उनका एक और करिश्मा है जो मैंने खुद अपनी आंखों से सालों से देखता आ रहा हूँ, वो उनका कैसा भी दुर्विरोधी हो भरतपुर के अंदर, और कैसी गाली देता हो, अगर इन्होंने कॉल किया और तो वो उसको आता ही था मिलने के लिए, और नहीं आता तो खुद पहुंच जाते थे घर पर, तो वो वैसे पानी पानी हो जाता कि राजा हमारे घर पर आया है, क्या सारी बात है। तो वो स्थिति ऐसी है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि बेनीवाल जी कुछ ज्यादा यहाँ कुछ कर पाएंगे। और जो नेता है ना नैम सिंह फौजदार, इसकी भी ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है, ये अभी कोशिश में है। अब एक और दिलचस्प बात है इस पूरी बातचीत का हिस्सा जो होनी चाहिए, जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को समझनी चाहिए और जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनकी जिज्ञासा होगी। राजीव जी, मैं उस सवाल के जवाब के लिए आपके पास आ रही हूँ कि दरअसल भरतपुर और खास करके विश्वेंद्र सिंह वहां के स्थापित जाट हैं, लेकिन खुद विश्वेंद्र सिंह आज की स्थिति में जिस दौर से गुजर रहे हैं, विश्वेंद्र सिंह का नुकसान करने वाले या नुकसान चाहने वाले लोग कौन है? इन दो उनके पीड़ित लोगों की बजाय वरिष्ठ लोगों में राजनीति में जो उन्हें खत्म करना चाहते हैं और जो हनुमान बेनीवाल का आज कम स्वागत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। राजीव तिवारी जी, कांग्रेस और बीजेपी की बात विश्वेंद्र सिंह जी तो सबसे पहले अपने परिवार से ही पीड़ित हैं। हाँ, दूसरा ये जो छुटपुट जाट नेता है, वो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उनको लगता है कि ये डाउन जा रहे हैं तो अपन थोड़ा चलो, इनके रहते तो अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे अब नदबई में जब तक नत्थी सिंह जी रहे, जब तक कोई दूसरा सामने खड़ा नहीं हो पाया। नत्थी सिंह नहीं रहे, नदबई से कुमेर से रहे। हाँ सॉरी कुमेर से, कुमेर से जब तक नत्थी सिंह जी रहे कोई दूसरे को आगे नहीं आने दिया। ऐसे ही जब तक राज परिवार यहाँ सक्रिय रहा, भरतपुर में अभी भी सक्रिय है ये तो, लेकिन तब तक वहां कोई दूसरा आया नहीं। और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आप देखिए ना, वहां का जाट किसी को मानता ही नहीं है कुछ। अंग्रेजों के जमाने से यही कहावत चली आ रही है, 9 फिरंगी 10 गोरा, लड़े जाट का एक छोरा। तो वो तो अपने आप को बहुत ही, और ये बात भी सही है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चला था और जब ये बंटवारा हुआ था, बेनजीर भुट्टो भी भरतपुर जिले से ही गई थी, इनके परिवार वाले भी यहीं से ही माइग्रेट होकर पाकिस्तान गए थे। पैरसर गांव है, पैरसर गांव है, भरतपुर जिले में है, भरतपुर शहर के बिल्कुल लगा हुआ है, नजदीक है, कुमेर के पास। तो नहीं, कुमेर नदबई के बीच में ही है साहब। ना जयपुर बाई रोड पर है। हाँ, जयपुर रोड से अंदर जाती है रोड 12 किलोमीटर, वहां पे इसका गांव है। तो आप ये देखिए, और उस समय सबसे ज्यादा जो कत्लेआम किया वो भरतपुर के जाटों ने किया, बच्चू सिंह जी के नेतृत्व में। ट्रेनें की ट्रेनें काटी थी इन्होंने। तो वो अपने को एक अलग उनकी सुपीरियरिटी है, और शायद उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने आरक्षण भी नहीं दिया था कि भाई तुम तो बहुत बड़े जाट हो, बहुत बड़े लोग हो। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये आप देखिए, जो चीज एक बार कानूनी पचड़ों में उलझ जाती है तो उसका हल भी वहीं से ही निकलता है। तो ये जो विवाद है, जो मांग है, इसका हल भी अब सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा। ये कितनी सभा कर लो, कितने आंदोलन कर लो, वो आपको खुद को स्वयं को इस्टेब्लिश करने के लिए हो सकता है,
लेकिन उस बिरादरी की जो मांग है मुख्य, वो कोई सभाओं से तय नहीं होगी, अब वो कोर्ट से तय होगी। तो इसलिए इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ ये लोग बेनीवाल जी वगैरह कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात कहना चाह रहा हूँ, केवल एक जी बात। राकेश जी, जी राकेश जी। दिलचस्पी बात है, जबान पर मेरे आ गई कि भरतपुर में जाट है ना, उनमें सिंसनदार फौजदार गोत्र जिनका रॉयल फैमिली है, जिससे करती है, इनकी बहुत बहुतायत है, सबसे ज्यादा ही संख्या ही है। ये अपने को जाट नहीं कहते। आप इनसे पूछो क्या जात है भाई तुम्हारी, कहेंगे फौजदार है, या कहेंगे फिर जाट वो सिंसनदार है। यो नहीं कहते कि हम जाट हैं, लेकिन हैं बेसिकली जाट। तो और वो तो और गोत्र के जाट में हैं, उनको भी अपना नीचा समझते हैं। ये जो यहाँ का जाट है, आपके राजस्थान के तो पश्चिमी राजस्थान के जाटों की तो बात छोड़ो, यहाँ पे भी नहीं मानते इनको, छोटे और जाटों को जो है ये। इसलिए रॉयल फैमिली का दबदबा इसी कारण से है केवल, और विश्वेंद्र सिंह जी का खास तौर से जो रॉयल फैमिली का, और इनके चलते ना तो किशन को दीपक टिक पाई, और ना अरुण सिंह भी जैसे तैसे में बच्चे रहते थे डीक के अंदर, पर इनसे दूरी रहते थे, और इस कारण सारे ही हो जाता। तो ये यहाँ की दिलचस्प बात है। इसलिए इनका बेनीवाल जी को यहाँ कुछ कर पाए और या पैर जमा पाए, मुझे मुश्किल लगता है, संभव दिखाई नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि हनुमान बेनीवाल कोशिश भले ही कर ले, भरतपुर में उन्हें बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली नहीं है। ना ही पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में इस राजनीति के आधार पर, जो ये आरक्षण की राजनीति की जो बात है, इन जिलों की जो बात है, भरतपुर धौलपुर वाले जो रियासत से जुड़े हुए राज परिवारों से जुड़े हुए जो जाट हैं, उनके आरक्षण को लेकर पूरे प्रदेश की जाट बिरादरी को प्रभावित हनुमान बेनीवाल नहीं कर सकते, और उस मुद्दे पर वो जाट समाज के सर्वमान्य नेता भी नहीं बन सकते। जाट समाज के तो छोड़िए, भरतपुर में उन्हें जगह ज्यादा मिलने वाली नहीं है। कोशिश करने में किसी को भी रोका नहीं जा सकता, और ये हनुमान बेनीवाल की दरअसल जो उनकी एक तरह की प्रकृति है कि वो लगातार कोशिश करते रहते हैं अपने अस्तित्व के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है ये हम देखेंगे। कल तक ये भी पता चलेगा कि कितनी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे और किस तरह के लोगों का उन्हें समर्थन मिला, और दरअसल भरतपुर का जाट क्या सोच रहा है, धौलपुर और इस इलाके का जाट क्या सोच रहा है, वो भी हम चर्चा करेंगे, आने वाले दिनों में जरूर समझेंगे। अभी कम से कम जो कोशिशों में उनको जो साथ देने वाले लोग हैं, उनका भी कोई इतना बड़ा अस्तित्व नहीं है कि वो राजस्थान में जाट समाज की राजनीति को कोई दिशा दे सके। तो सर्वमान्य जाट नेता बनने में हनुमान बेनीवाल को भी समय लगेगा, उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, अवसरवादी राजनीति छोड़नी पड़ेगी। कितना किस तरह आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे। अभी न्यूज़ 24 में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।